क्रांति अपनी दो बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उस दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि यह शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर कर चुकी थी। उसकी दो बेटियां थीं, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति के साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4,000 ही मिलते थे। एक रोज लाला जी इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसा खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुझसे खाली सामान ही इधर से उधर रखवा होता है और बैठकर दाल पे कंकर पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता और अगर नहीं जमता है तो तेरे को तो यही और जाकर काम कर लो। देख ले कि ऐसा मत करो लाला जी, यहाँ से मेरा घर वापस में और बच्चियों के स्कूल भी है। काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊँगी तो घर और बच्चे कैसे देखूँगी? अरे तो इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक रोज माँ अपनी पता और सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता और वह सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वह भी बिना घी के। चुपड़ी हुई और सब हमें गरीब कहकर हमारा मन मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है। मेरी बच्चियाँ कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती है, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज वह दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्ज़ा खा रहा था, जिसे देखकर प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी वह खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे लाते हैं यह, लेकिन वह बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं है कि वह तुम्हें यह खिला सके। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है तो खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी के मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक बिटिया का बड़ा मन है यह पिज्ज़ा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा दे देते तो वो थोड़ा बच्चियाँ खा लेती। चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है खाने की, जानती भी है कि कितना महंगा आता है यह तो अब हम बड़े लोग के शौक में चल जाता है। अब आंखें में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, दुखी मत हो मेरी माँ, मैं तुझे फिर कभी पिज्ज़ा खिला दूंगी बेटी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नज़र अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्ज़ा पर रख दी। तभी लाला जी के पिज्ज़ा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्ज़ा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नज़र बचाते हुए उस अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उस चूल्हे पर सेकने लगी कि पिज्ज़ा यह कहाँ से आया माँ? वो लाला के पिज्ज़ा में आया था और उसने वो पिज्ज़ा फेंक दिया था। मैं बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तू भी थोड़ा सा खा लो और थोड़ा माँ, हम दोनों खा लेते, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। तो लो खाकर देखो। क्रांति की आंख में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़ा, अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वहाँ तो वो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मज़ा आ गया। ऐसे ही समय बीत गया। रोज
जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उनकी नज़र एक ठेले पर वह पिज्ज़ा और पनीर का पिज्ज़ा बना रहे थे। मदद पड़ जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल क्या आप मुझे यह पिज्ज़ा बनाना सिखाओगे? एक धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदद उन्हें वहाँ से भगा देता है, लेकिन अब वह दोनों स्कूल में लौटते वक्त अक्सर छुप कर मदन को पिज्ज़ा बनाते देखती। एक रोज़ वो मंडी जाती है और वहाँ वह जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियां में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बीन कर लाती है, और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वह घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती है, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट करके वो उस पर डाल देती है। पिज्ज़ा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा वह खाने में लाजवाब था। वह रोटी, हम तो पिज्ज़ा बनाने में माहिर हो गए हैं, यह वाला माँ केले रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज़ उन्होंने पेट भर पिज्ज़ा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रखने के लिए अब से तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ, अब तुम बस आराम करो। हम उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब सबके यहाँ काम नहीं करोगी, लेकिन मैं आराम करूँगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना। माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसे से वह पिज्ज़ा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगता है, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वह जोर जोर से लोगों को आवाज़ देकर बुलाने लगती है, आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्ज़ा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, सिर्फ 50 के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्ज़ा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनके वह पिज्ज़ा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्ज़ा मुझे भी देना। हम वहाँ, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्ज़ा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। हम ये छोड़िया क्या सोचती है? 2-4 सब्जियों वाला पिज्ज़ा बनाकर पिज्ज़ा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेती। यहाँ मेरा वजन पनीर पिज्ज़ा और कहाँ इनका ये सब्जी वाला वेज पिज्ज़ा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगी, जिससे उसकी कमाई और भी ज़्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव के साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्ज़ा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्ज़ा बनाती और प्रजा को सबको परोस दे जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्ज़ा बनाया है, क्या लाजवाब स्वाद है। इसमें उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़की, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्ज़ा का ठेला यहाँ पर लगाया तो क्यों नहीं बेच सकती? हम यहाँ पर पिज्ज़ा क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हारा यह सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्ज़ा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता है। मैं रोज़ सारा सामान घर में ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती है और अगले दिन से वो फिर से पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगती है। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों को से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्ज़ा मिलेगा। आपको यहाँ बेकार सब्जी वाला पिज्ज़ा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्ज़ा में तो रत्ती भर स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इस वेज पिज्ज़ा में है। न जाने क्या मिलाती है। ये दोनों 2 कौड़ी की लड़कियाँ अपने घर वेज पिज्ज़ा में अब दोनों बहनें
स्कूल से आते पिज्ज़ा का ठेला लगाकर पिज्ज़ा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। यह देखकर मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुनो सुनो, यहाँ कोई लड़कियां भेज पिज्ज़ा बनाकर बेचती है, क्या आप बता सकते हैं उनका ठेला कहाँ है? यह सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हमें हिस्सा बनाकर बेचती थी, लेकिन यह एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस ठेले ने उनसे कहा उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहाँ के 1200 बच्चे के लिए तुम्हारे पिज्ज़ा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा, बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चे का भविष्य है। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उसमें कहीं गुना ज़्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले दिन दो दिन में 1200 पिज्ज़ा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिसने उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीद लिया और फिर से उसी जगह पर पिज्ज़ा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वह भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों भी कई ऑर्डर आने लगे, जिसमें से वह अब दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन की समझ आ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। वह अपना काम बंद कर रमेश एक आमलेट ठेला लगाता था। परिवार में पत्नी ममता, 2 बेटियों और एक बेटा था। कुल मिलाकर वह इतनी कमाई कर लेता था जिससे वह घर का किराया, बिजली, पानी, राशन और परिवार के दूसरे खर्च में निकाल लेता था। एक दिन जब वह रमेश सोकर उठा तो उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी। क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना? यह सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? पता नहीं ममता, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, घबराहट हो रही है। मैं अभी किसी ऑटो वाले को लेकर आती हूँ, बराबर में डॉक्टर के पास चलते हैं। ममता ऑटो लेकर आती है। वहीं बराबर में एक डॉक्टर का क्लिनिक था। डॉक्टर रमेश का डिसीज करता है और उसमें कुछ कमियां आती है। रमेश, तुम्हारे ईसीजी में गड़बड़ आई है। अभी मैं खून पतला करने और ताकत की दवाई लेकर दे रहा हूँ। अभी कम से कम 10 से 12 दिन तुम घर पर आराम करो, उनके बाद ही काम पर जाना और बाकी भाग दौड़ वाले काम करो, समझ गए? ज़्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर यह हानिकारक है। बाकी मुझे 15 दिन बाद फिर दिखना है। अगर ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो दिल के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना और चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, डॉक्टर रमेश को समझा देता है। ममता घर आने के बाद रमेश को काम के लिए साफ साफ मना कर देती है। सुनो, अब तुम कुछ दिन बिल्कुल काम मत करना, नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर ममता, अगर मैं आमलेट का ठेला नहीं लगाया तो कमाई कैसे होगी? तुम्हारी जगह ठेला मैं लगाऊंगी, मुझे भी आमलेट बनाना आता है और फिर बच्चे भी मेरे साथ हैं। बापू, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। हम सब माँ के साथ हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन से रमेश की जगह ममता आमलेट का ठेला लगाने लगती है। उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही थी क्योंकि उसके ठेले के सामने एक और उबले अंडे और आमलेट का ठेला लगा गया था। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। जब से यह सामने ठेला आया है वो शुरू हो गया है, तब से ग्राहक वहीं पर खाने लगे हैं। ऐसे तो मैं घर का खर्चा बिल्कुल नहीं निकाल सकती। मुझे कोई और उपाय सोचना होगा ताकि मेरी अच्छी कमाई हो सके। आंटी, एक काम करो, तुम ठेला बंदी कर दो। वैसे भी तुम एक औरत हो, तुम्हारे ठेले पर इतने लोग नहीं आएंगे जितने मेरे ठेले पर आएंगे।
कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं ना उतने ही सही है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। उस दिन ममता थोड़ा निराश हो के साथ ठेला लेकर घर पर आ गई, पर उसने रमेश को इस बारे में भनक तक नहीं होने दी कि उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई है। ममता, आज तो बहुत जल्दी ठेला वापस लेकर आ गई हो। हाँ, आज तो एक अंडा भी नहीं बचा, सारे ऑमलेट बन गए, खूब बिक्री हुई। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तूने ठेला संभाल ही लिया। हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया देती है, पर उसके मन में चिंता थी कि वह कैसे घर का खर्चा निकाले। तभी उसका बेटा रोता हुआ उसके पास आता है और माँ, मुझे पिज्ज़ा खाना है, मेरा दोस्त पिज्ज़ा खा रहा था, उसने मुझे नहीं दिया, अब इस समय में पिज्ज़ा कहाँ से लाऊं? नहीं, मुझे पिज्ज़ा खाना है। माँ, ममता का बेटा राजू रोए जा रहा था, वह चुप ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे और निशा को आप ऑमलेट बना दो, हम ऑमलेट खा लेंगे। तो ठीक है, मैं तुम सबके लिए ऑमलेट बनाती हूँ। नहीं, मुझे ऑमलेट नहीं, पिज्ज़ा का ऑमलेट खाना है। आप मुझे ऑमलेट का पिज्ज़ा बनाकर दो। ऑमलेट का पिज्ज़ा वो कैसे बनाऊंगी, एक बार कोशिश करती हूँ। पिज्ज़ा ऑमलेट कैसे बनेगा? ममता कुछ सब्जियां डालकर एक बहुत ही बढ़िया पिज्ज़ा ऑमलेट तैयार करती है। पिज्ज़ा ऑमलेट बच्चों को बहुत पसंद। माँ, यह तो बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा ऑमलेट है। पिज्ज़ा ऑमलेट? माँ, अब तो तुम यह अपने ठेले पर भी बना सकती हो, पता है सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी बनाया है आपने यह पिज्ज़ा ऑमलेट। अरे ममता, तूने तो ऑमलेट को नया ही बना दिया है, बिल्कुल नया तरीका। मैं सोच रही हूँ कि मैं यह नए तरीका का ऑमलेट यानी पिज्ज़ा ऑमलेट ठेले पर भी बनाऊंगी। मुझे लगता है इससे बिक्री अच्छी होगी। अगले दिन से ममता ने सोच लिया था कि वह अब अपने ठेले पर पिज्ज़ा ऑमलेट बनाना शुरू करेगी। ममता के ऑमलेट बनाने का विचार सही रहा। धीरे धीरे ममता के ठेले पर लोग पिज्ज़ा ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। उसका पिज्ज़ा ऑमलेट स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत स्वादवर्धक था, क्योंकि उसमें बहुत ही कम तेल होने के साथ साथ ढेर सारी सब्जियां इस्तेमाल होता था। ममता के ठेले पर लोग आते और गरम गरम पिज्ज़ा ऑमलेट का स्वाद लेते। धीरे धीरे ममता के पिज्ज़ा ऑमलेट की बिक्री बढ़ने लगी। ममता के सामने जो ऑमलेट का ठेला लगा होता था, उसकी जगह वह लड़का पहले ही ऑमलेट ठेला बदलकर चाप और रुमाली रोटी का ठेला लगा चुका था। आंटी, मुझे माफ़ करना, मैंने एक औरत की ताकत को नहीं पहचाना। आपने यह साबित कर दिया कि अगर एक औरत चाहे तो वह क्या नहीं कर सकती। सॉरी आंटी, मैंने आपको उस दिन बहुत गलत बोला था, पर आपने तो यह पिज्ज़ा ऑमलेट बनाकर ऑमलेट को एक नया रूप दिया है। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी भी होती है और खुशी भी हो बेटा। मैं भी तुम्हारे काम के लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा काम भी अच्छा चले। हमेशा याद रखो, ईमानदारी से काम करना, फिर तुम्हें काम में बहुत सफलता मिलेगी। बाकी अब तुमने इतनी तारीफ की है तो यह लो, एक पिज्ज़ा ऑमलेट तुम भी खाओ। हाँ, थैंक यू आंटी, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट है यह पिज्ज़ा ऑमलेट। ममता पिज्ज़ा ऑमलेट बना रही थी। एक दिन एक फूड ब्लॉगर जिसका नाम आनंद था, रेड लाइट पर उसकी नज़र ममता के पिज्ज़ा ऑमलेट ठेले पर पड़ी और वो अपनी गाड़ी को साइड करके ममता के पास आया। यह कुछ नया पिज्ज़ा है, ऑमलेट। सुनो रागिनी, और कहीं तो कुछ मिलेगा नहीं क्या? यही से कुछ खा लेते हैं। हाँ, यही से खिला दो ना, बच्चों बहुत भूख लगी है, काफ़ी देर से सफ़र पर निकले हुए हैं, घर पहुंचने में भी अभी टाइम लग जाएगा। बहन जी, पिज्ज़ा ऑमलेट यह ट्राई करवाना, क्या चीज़ है, एक बार खाकर देखते हैं, अच्छा लगेगा तो और प्लेट बनवाऊंगी। जी साहब, अभी देती हूँ। आनंद ने जब पिज्ज़ा ऑमलेट ट्राई किया तो उसे बहुत टेस्टी लगा। उसकी वाइफ को उसने बच्चों को यह नई डिश
बहुत पसंद आई। बहुत ही बढ़िया कमाल की डिश है। आप यह कितने समय से बना रही हैं? कुछ इस बारे में बताइए। मैं फूड ब्लॉगर हूँ और मैं फूड को वीडियो डालता हूँ। साहब मैं क्या ही बताऊँ। पहले मेरे पति ऑमलेट ठेला लगाते थे, पर उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। उसके बाद एक दिन जब यह पिज़्ज़ा ऑमलेट घर पर बनाया तो सबको अच्छा लगा। मैं तो ठेले पर यही पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाने लगी। अब तो बस खर्चा निकल आता है। घर का किराया, बिजली, पानी सब जो भी इसी ठेले से के कमाई से होती है। चलिए कोई बात नहीं, खुद सुख तो कभी जीवन में, दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपकी और अच्छी कमाई हो सके। मैं आपकी यह रेसिपी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी वाइफ के साथ आपका एक वीडियो बना सकता हूँ? हाँ बना लीजिए, कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ममता जी के पिज़्ज़ा ऑमलेट ठेले पर मुझे, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, जोरों की भूख लग रही थी, तो हमने बस यहाँ पिज़्ज़ा ऑमलेट ट्राई किया। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाऊँ। आप सभी एक बार ये पिज़्ज़ा ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और रागिनी मुझे कैसा लगा है? मुझे तो बहुत मस्त, बहुत ही टेस्टी। मैं तो अब रोज़ाना यहाँ खाने आने वाली हूँ। बस तो देर की बात की है, भूख मिटाने और वहाँ भी हेल्प फूड के साथ साथ। तो आइए ममता जी के पिज़्ज़ा ऑमलेट ठेले पर आनंद। रोशन मीडिया पर बहुत फेमस था। उसने सोशल मीडिया पर ममता के पिज़्ज़ा ऑमलेट ठेले की वीडियो फैला दी। अब तो दूर दूर से लोग उसके पिज़्ज़ा ऑमलेट ठेले पर आने लगे। ममता ने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने पिज़्ज़ा ऑमलेट को बहुत सफल बनवाया। अपनी ममता के मेहनत से बहुत खुश था। अब वह दोनों मिलकर एक नई बिजनेस, पिज़्ज़ा ऑमलेट के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने व बच्चों को फिर से अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में भी पढ़ाते हैं। ममता और रमेश दोनों आनंद बहुत खुश, बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान का भी शुक्रिया करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए